A very good afternoon to all the students who are watching this particular video. My name is Ketan Manghera and I am a faculty of zoology with IIT Base Amarati since last 3 years. My master's in medical biotech and my PhD is in medical toxicology. And for this 2 years, coming academic 2 years, I'll be taking care of your zoology, complete zoology, है ना? So a few things, few do's and few don'ts which we'll be talking about about the entire course of the chapter. That the syllabus is pretty vast. Zoology का syllabus जो है, that is more or less similar to your first year physiology. So आप ये मानकर चलो कि ये 2 साल में हम जो पढ़ रहे हैं, that is the basic, it is the foundation for your first year MBBS. Exactly textbook अगर निकाल के देखोगे फिजियोलॉजी का, सब चैप्टर सेम है, सिर्फ थोड़ा सा हायर लेवल डिटेल में है, राइट? सो the only intention of doing this particular course is not to get really good marks in your examination and get into a really good college, but one of the most important factor is that you have to polish your basics with respect to your physiology. ठीक है, आपको नेक्स्ट ईयर कोई इतना डिटेल में फिजियोलॉजी को इतना बेसिक्स से आपके पास आकर पढ़ाने वाला नहीं है. So these 2 years you have to polish yourself, you have to enhance your knowledge with respect to physiology and anatomy. तो ये 2 मेजर. और जनरली और एक चीज आपको बताता हूँ, जनरली मेडिकल कॉलेजेस में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत गया गुजरा होता है, मतलब जानबूझ के फेल कराता है, राइट? सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट योर बेसिक्स विद रिस्पेक्ट टू फिजियोलॉजी इज कंप्लीटली क्लियर. ठीक है, तो आज हम फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. वी फर्स्ट, एज यू कैन सी रिटन ऑन द बोर्ड, वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट बॉब बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में पहले तो हमको विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन. क्या क्या चीजें हमको लगेंगी. Some things, some students might have done with their foundation, some people are just starting afresh, है ना? तो दोनों को हमको इक्वली बैलेंस करके चलना है, राइट? तो जिसका फाउंडेशन हो रखा है वो एक बार वापस रिवाइज कर लो, जिसका नहीं हुआ है, दिस इज यू हैव टू रीड, यू हैव टू लिसन टू द वीडियो once, twice, thrice, जितने भी आप टाइम सुन सकते हो, और ये बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो. ठीक है बेटा? ऑलराइट, सो इन दिस नेक्स्ट 2 ईयर का जो कोर्स है, ये अगेन वी विल ट्राई टू कंप्लीट द पोर्शन टिल अक्टूबर, जितना भी हमारा ऑलमोस्ट सेशन जाता है. ठीक है, एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक विल हैव 1 टॉपिक वाइज टेस्ट फ्रॉम पेस एंड 1 एनसीईआरटी, प्योरली एनसीईआरटी फ्रॉम माय साइड. ठीक है, हम 2 साल में एनसीईआरटी को रटने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट इज सेड आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि नीट में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी शुड बी बाय हार्ट. कम से कम एक स्टूडेंट की 20 बार एनसीईआरटी पढ़ के हो जानी चाहिए. ठीक है, सो वी विल रीच अप टू दैट पर्टिकुलर लिमिट. हम अपने आप को बहुत ज्यादा डिटरमाइंड एंड फोकस रखकर वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर कोर्स वेरी ब्यूटिफुली, एंड द ओनली इंटेंशन for doing this particular course is getting a secured admission in a government medical college. अब वो कोई भी हो, आपके choices से है. आप आज के लिए, since you are starting this particular course, make sure that you focus on one particular college कि आप in next 2 years where do you want to see yourself. ठीक है, 2 साल में आप कौन से कॉलेज में as a medical student, as a prestigious medical student देखना चाहते हो. ठीक है, तो आज का आपका फोकस क्या है कि आप कोई कॉलेज लुकआउट कर लो. दैट कैन बी ऑफ योर चॉइस. महाराष्ट्र के कॉलेज ले लो, दिल्ली के कॉलेजेस ले लो, कोलकाता के कॉलेजेस ले लो. इट इज कंप्लीटली ऑफ योर पर्टिकुलर चॉइस. ठीक है, सो मेक श्योर दैट वी, जनरली होता है कि बच्चे डिविएट हो जाते हैं टॉपिक से. कुछ टाइम अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, कुछ टाइम के बाद वो टॉपिक से डिविएट हो जाते हैं. ठीक है, तो लेट्स नॉट कीप दैट पर्टिकुलर नोशन विद अस, है ना? हम बहुत अच्छे से ये कोर्स करेंगे एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. देखो, इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज कंडीशन वी हैव टू टेक अप वीडियो लेक्चर्स, बट आप लोगों को भी पता है कि वीडियो लेक्चर इज नॉट दैट इंटरैक्टिव, करेक्ट? तो जैसे ही once this corona crisis gets over,
we will also start up with our own regular lectures where you will be sitting face to face with me, correct? तो पहले कुछ चैप्टर्स जो है आपके सिलेबस के, दैट इज एसोसिएटेड विद समथिंग कॉल्ड एज एनिमल बायोलॉजी, एनिमल जूलॉजी, ठीक है? ह्यूमन फिजियोलॉजी बाद में आता है, ठीक है? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम स्टार्ट करेंगे तो we'll try to do certain real time dissections in the class. मैं ऐसे बिलीव करता हूँ, no doubt you will be doing this particular things in your MBBS, right? But मुझे ऐसा लगता है कि if we can do it in the class itself, it will be an added advantage. ठीक है? So we will try to dissect a heart, we will try to dissect a kidney, we will try to dissect a brain, ठीक है? All of a different animal origin. ठीक है? हम ह्यूमंस का तो कर ही नहीं सकते बेसिकली, ठीक है? सो वी विल ट्राई टू डू दैट एंड अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो बिलीव, मैं जनरली बच्चों को कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाता हूँ एसोसिएटेड विद योर सब्जेक्ट, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर से हम रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री 2 घंटे की बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। It's a wonderful movie which you guys will love. I am not telling you the topic, I am not telling you the name of the movie right now because नहीं तो मेरा वीडियो छोड़कर आप कोई देखने बैठेंगे, ठीक है? तो we will see it once you come back and join us. We'll see this particular video or we'll see this particular movie, ठीक है? So बहुत सारी चीजें हम we'll try to keep this session as interactive as possible. And all my intention is not to teach you the subject, वो तो आप खुद पढ़ लोगे. My intention is to make you fall in love with the subject, ठीक है? अगेन बहुत ही हाई डोजेज वाले वर्ड्स बोल रहा हूं, बट जो भी बात है बेटा, it is completely true. Why have you opted for this particular course? Because somewhere down the line you had an inclination, you had a liking for biology, correct? तो अगर बायोलॉजी ही हमारा सबसे वीक रहा, then किसको मुंह दिखाएंगे? Are we understanding? तो we will try to start understanding the chapter, understanding the subject, and we'll start loving the subject. जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है उससे आप बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत ज्यादा क्लैरिटी एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से करते हो, ठीक है? और ये तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, सिंपल प्रिंसिपल। देखो फर्स्ट लेक्चर है तो मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करता हूँ जनरली, एंड आई रियली कांट रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट ऑन द वीडियो, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, most of the lecture will go in English. You will have to cope up with that, ठीक है? Because हमारी NCERT भी इंग्लिश में है और वो भी गंदे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया है, ठीक है? NCERT इंग्लिश में, पेपर इंग्लिश में लिखना है तो लेक्चर भी इंग्लिश में होगा. I will try to incorporate a little bit of Hindi also, but it will do no good to you, ठीक है बेटा? तो मोस्ट ऑफ दी, अगर किसी को इस चीज से कंप्लेन है कि सर बहुत ज्यादा इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो आई रियली कांट गेट डाउन टू कंप्लीटली मैं पूरा हिंदी में नहीं पढ़ा सकता बेटा. मे बी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक द एंटायर क्लास, एंटायर स्टार्ट टू एंड हिंदी में लेना, ठीक है? तो वी विल ट्राई टू मेक अप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. विल ट्राई टू देखो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वही है. Another thing which you need to understand, मैं आपको ये बता रहा था कि इंटरेस्ट और हार्ड वर्क दोनों साथ में चलते हैं. अगर आपको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है? मान लो आपको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो जब भी आप हार्ड वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक अप माई एग्जाम्पल. आई हेटेड मैथ्स, and trust me on this particular point, I hated maths from the core of my heart. बिल्कुल भी पसंद नहीं था. अब वो है ना कि ऑल्टरनेटिव नहीं है ना. अगर पसंद एक सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है कि ये सब्जेक्ट के अलावा मैं इसको देता हूं, तो चीजें चल जाएंगी. बट इफ यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, आपको ये चीज करना ही है,
राइट? आपको उस चीज पसंद नहीं है बट आपको वो चीज करना है बिकॉज यू हैव टू पास, सो ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट ना होते हुए आप हार्ड वर्क करोगे। अगर आप हार्ड वर्क करोगे आपको चीजें समझ में आने लगेगी तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट, यू विल डेवलप दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक है, एनीवेज सी बहुत सारा है ना फ्री का ज्ञान हो गया। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। आई एम नॉट टेकिंग अप द चैप्टर टुडे बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्ट को पॉलिश करने की जरूरत है। ठीक है, ऑलराइट। तो विद अ वेरी बिग स्माइल लेट्स स्टार्ट अप विद बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले वी ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं जो नए नए स्पीशीज को फाइंड आउट करते हैं, राइट? जो नए, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नया स्पीशीज आ गया, उस नए स्पीशीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी सब स्टडी करना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू, यू कैन इंक्लूड दैट इन द एनिमल किंगडम। करेक्ट है बेटा? तो ये जो टैक्सोनॉमिस्ट है, आउटर मॉर्फोलॉजी, देखो दो वर्ड्स मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, दो वर्ड्स बताए। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अगर मैं बाहर ये देख रहा हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि नेल्स उगे हैं, स्किन है और स्ट्रक्चर कैसा है, दी नोज इज पॉइंटेड, किसी लोगों का नोज फ्लैट होता है, किसी लोगों के, लेट्स से फॉर एग्जांपल चाइनीज लोगों की एपिकैंथल फोल्ड, दी फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है आईब्रोज के नीचे, एपिकैंथल फोल्ड, फोल्ड जो है बहुत थिक होती है जिसकी वजह से उनकी आंखें छोटी होती है। सो मॉर्फोलॉजिकली दे हैव स्मॉलर आईज, टाइनी आईज। व्हाई आर दे मॉर्फोलॉजिकली, व्हाई डू दे हैव टाइनी आईज? बिकॉज ऑफ दी डिपोजिशन ऑफ फैट। करेक्ट, ये हो गया मॉर्फोलॉजी। अगर मैं एनाटॉमी की बात कर रहा हूं बेटा, एनाटॉमी रेफर्स टू स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब बोन ले लिया, बोन का क्रॉस सेक्शन ले लिया और अंदर क्या है बोन के, वो अगर स्टडी कर रहे हो तो दैट इज एनाटॉमी। इज दैट वेरी क्लियर? मसल ले लो, मसल की ग्रोथ, जब भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जब हम हेवी वेट एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स ब्रेक, राइट? एंड व्हेन वी कॉम्प्लीमेंट आवर डाइट विद रिच प्रोटीन, जो टूटे हुए मसल्स है वो रिकवर होंगे। ठीक है, जब वो रिकवर होंगे, अब आपका डाइट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटीन वाला है, तो जब वो रिकवर होंगे दे विल रिकवर विद डबल द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, राइट? सो ऑल दीज फीचर्स व्हिच यू स्टडीड इन एनाटॉमी। ठीक है, एंड फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट इंटरनल प्रोसेसेस, मतलब हार्मोन का बनना, हार्मोन का एक्ट होना, हार्मोन का अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, सलाइवा का प्रोडक्शन, डाइजेशन, असिमिलेशन, ये सब जो भी प्रोसेस हम बात करेंगे, सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड इन फिजियोलॉजी। सो थ्री मेजर पिलर्स ऑफ बायोलॉजी इज मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Morphology study of external structure, anatomy study of internal structure and physiology is the study of internal processes. ठीक है बेटा? तो अब जब हम एक बॉडी को कंसिडर करते हैं, सी वी आर वेरी सुपीरियर, है ना? आज नेचर वही कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू गेट बैक बैलेंस, करेक्ट? देखो ये मेरा बिलीफ है दैट नेचर इज कॉन्शियस, नेचर नोज व्हाट इज टू बी डन एट व्हाट टाइम। मे बी हम ये जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है, मे बी इफ वी कैन कंसिडर, लेट्स नॉट टेक इट ऑन अ लेवल ऑफ बायोटेररिज्म, लेट्स कंसिडर ऑन अ लेवल ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, अब इकोलॉजिकल बैलेंस के हिसाब से व्हेन यू कंसिडर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द मोस्ट सुपीरियर ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट सुपीरियर। हमें सुपीरियर बनाता कौन है? हमारा ब्रेन, करेक्ट? तो ब्रेन अगर सुपीरियर हमें बना रहा है and we have taken the control over the entire world and we are so dominant, और नेचर ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा डोमिनेंस पे आती है, इट विल हैव टू फेस अ रॉयल फॉल डाउन। अब देखो एक सिंपल चीज एग्जांपल लेते हैं इसका। मैंने क्या बोला आपको? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इकोलॉजिकल डोमिनेंस पे आता है, डोमिनेंस मतलब समझ रहे हो, इकोलॉजिकल पीक पे आता है, आफ्टर इट रीचेस द पीक, आप पीक पे तो बहुत टाइम रह नहीं सकते, है ना? आप अगर एक माउंटेन डोंगर चढ़ते हो
पीक पे आप पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते, आपको नीचे आना ही पड़ेगा, राइट? सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म राइजेस अप, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप्स इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर and it experiences the dominance, it will have to fall down. एक royal gradual नहीं कहूंगा, but एक royal fall down experience होता ही है. इसका classic example is dinosaurs, correct? Dinosaurs छोटे से बड़े होते गए, and when there was a dominance of dinosaur, खत्म. There was also a natural calamity, meteorite fall at the Gulf of Mexico. करेक्ट? एक मीटियोराइट फॉल के वजह से डायनासोर की कंप्लीट पूरी पॉपुलेशन सफाचक हो गई, राइट? सो ये क्या था बेसिकली? ये नेचर की कॉन्शियस एफर्ट थी, राइट? नेचर को कहीं ना कहीं पता था अगर डायनासोर सर्वाइव कर जाएंगे, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, राइट? अगर आज इमेजिन करो कि आज डायनासोर्स होते, सो ह्यूमंस वुड हैव नॉट एक्सपीरियंस और ह्यूमंस वुड हैव नॉट रीच्ड दिस पिनेकल, राइट? तो मे बी हम एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो मे बी ह्यूमंस का इतना ज्यादा डेवलपमेंटल एनहांसमेंट हो गया है, दैट समवेयर डाउन द लाइन and the number also has increased somewhere down the line, the nature has to get back its balance. आप ये सब चीजें पढ़ रहे हो because of the lockdown, the pollution is decreasing, the air quality index is increasing, है ना, water quality index is increasing, etc. So ये सब चीजें जो है नेचर बैलेंस ला रहा है, राइट? कमिंग बैक टू आवर ओन टॉपिक, प्लेन्स ऑफ द बॉडी. अब प्लेन्स ऑफ द बॉडी अगर इमेजिन करो कि ह्यूमंस को भी अगर मैं कंसिडर करता हूं, ओके, स्पेसिफिकली ह्यूमंस के हिसाब से मैं कॉकरोच, ह्यूमंस के कंपैरिजन में मैं कॉकरोच को भी कंपेयर कर सकता हूं, बिकॉज वी विल बी डूइंग दिस इन योर नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ दी सिलेबस, दैट इज एनिमल किंगडम. ठीक है? तो ह्यूमन को सेपरेट करने के लिए मेरे पास कुछ प्लेन्स है, ठीक है? जैसे अर्थ है, अर्थ का हमने इमेजिनरी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस कंसीडर किया है, ऑल द लैटिट्यूड्स कंसीडर किया है. ये सब इमेजिनरी लाइंस है. ये इमेजिनरी लाइंस हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाया हमने. इज दैट राइट? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स एन एक्सिस, और मतलब एक लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है जिसमें वो टिल्टेड है. उसके बाद हम अर्थ के ग्लोब पे हम बहुत सारे लॉन्जिट्यूडनल लाइंस बनाते हैं, लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाया. Similarly, a human body also has a imaginary longitudinal axis. A human body has a imaginary longitudinal axis. ठीक है बेटा? लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को मानते हैं कि वो सेंटर से पास होता है, बॉडी के सेंटर से पास होगा. ठीक है बेटा? बॉडी के सेंटर से पास होगा, मतलब आपकी पूरी बॉडी, आप एक इमेजिन करो, एक मैनिक्विन है, एक पुतला है, उसको आपने एक रॉड पिलर पे अटैच किया और वो पिलर पे घूम रही है. ठीक है? तो पूरी हमारी बॉडी इज एब्सोल्युटली माउंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. ठीक है? अब बॉडी को जब भी आप डिवाइड करोगे तो आप लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलरली आप कोई चीज बना सकते हो, परपेंडिकुलरली बॉडी को काट सकते हो, या फिर आप पैरेलली काट सकते हो. करेक्ट? सो अब हम प्लेन्स बात करेंगे. देयर आर 3 मेजर प्लेन्स ऑफ योर बॉडी, 3 मेजर प्लेन्स एंड अ फ्यू माइनर वंस. ठीक है? उसके हिसाब से हम वर्ड्स बात करेंगे. सो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, आप इमेजिन करो कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलली अगर मैंने किसी प्लेन को कट किया, बॉडी को कट किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है आपको बेटा, ऐसे अगर मैंने कट किया, मतलब टेक्निकली यू हैव योर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस और मैं आईब्रो के बीच में से पास कर रहा हूं. लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस भी वही है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस भी सेंट्रली इनसाइड है, और मैंने एक बड़ा सा रामपुरी चाकू लिया है और मैं ह्यूमन बॉडी को ऐसे सीधे रखकर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलली कट कर रहा हूं. सो जो डायरेक्शन में मेरा लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है उसी डायरेक्शन में मेरा प्लेन ऑफ डिवीजन है. And when you cut it that way, right? What is that plane called as? That plane. So in other words, plane किससे पास हो रहा है बेटा? Between the elbow, between the eyebrows. ठीक है? So that plane is called as sagittal plane. ठीक है बेटा? ये क्यों इंपॉर्टेंट है sagittal plane? मतलब अगर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल एनाटॉमी में आपने किडनी लिया है, ठीक है? तो आपने इमेजिन कर लो कि आपने एक किडनी, आपको किडनी को डाइसेक्ट करना है.
तो आप किडनी डाइसेक्ट करने के लिए आप कट करने का अलग अलग तरीका यूज कर सकते हो. ईदर यू कैन कट इट दिस वे और यू कैन कट इट दिस वे. ऐसे कट कर सकता हूं. मतलब किडनी ऐसा दिया है बेटा, तो किडनी ये इमेजिन कर लो कि किडनी है, तो आप किडनी को ऐसे कट कर सकते हो. ठीक है, अगर मैंने ऐसे कट कर दिया, इमेजिन कर लो, अगर मैंने किडनी को ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर लिया, तो मेरे को दो हिस्से मिलेंगे. एक हिस्सा क्या है, एक हिस्सा ऐसा होगा और दूसरा हिस्सा ऐसा. Is that right? Similarly, if you cut it this way, if you cut it, अगर किडनी ऐसा है, अगर किडनी को सामने से ऐसा ब्लेड कट किया है, तो आपको दो फ्लैट किडनी शेप्स दिखेंगे. तो मतलब इसको अगर मैंने ऐसे कट किया है, तो आपको एक किडनी इधर दिखेगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा. दो ऐसे अलग अलग राजमे के टुकड़े, दो कॉटिलिडन जैसा ब्रेक होता है ना, वैसा दिखेगा. करेक्ट. और दूसरा एक स्ट्रक्चर है कि मैं ऐसे कट कर सकता हूँ, ट्रांसवर्स कट कर सकता हूँ. अगर ट्रांसवर्स कट किया तो मेरे को किडनी ऐसा दिखेगा और इसके अंदर मेरे को इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेंगे. We understanding it, right? So it's extremely important to study the planes of the body, क्योंकि यही planes of the body will be associated with planes of the organs. ठीक है बेटा. तो something which is parallel, a plane which is parallel to the longitudinal axis is called as sagittal plane. ठीक है बेटा. तो sagittal plane किससे कट होगा? sagittal plane से अगर आप ऑर्गेनिज्म को कट करोगे तो ऑर्गेनिज्म दो लैटरल हिस्सों में बट जाएगा. एक हाथ के साथ आधा मुंडी, एक हाथ एक पैर इस तरफ, आधा मुंडी एक हाथ एक पैर इस तरफ. So it will be divided into two lateral halves. Is that very clear? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, if you have to take a lateral section of the kidney, if you have to take a lateral section of the kidney, करेक्ट, आप कौन से सेक्शन में इसको डिवाइड करोगे, आप कौन से प्लेन से डिवाइड करोगे? यू कैन टेक अप सैजिटल प्लेन. इतना समझा बेटा? ठीक है. और एक है जो ऐसे पास होगा, मतलब ये आपका लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है, पैरेलल नहीं बट ऐसे पास होगा बेटा. ठीक है, मतलब रामपुरी चाकू था, रामपुरी चाकू पहले ऐसे चला गया, अब रामपुरी चाकू कैसे जा रहा है? ऐसे. मतलब आधा, मतलब पूरा का पूरा फेस मेरा इस तरफ गिरेगा, पूरा का पूरा मेरा हेड का पोस्टीरियर पार्ट इस तरफ गिरेगा. वेरी क्लियर. सो सैजिटल प्लेन विल डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू, इट विल डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू लैटरल हाफ्स, इनटू टू लैटरल हाफ्स. Whereas this plane is called as coronal plane. कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा कोरोना. कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन मतलब क्राउन से रिलेटेड. मतलब इमेजिन कर लो कि आपने एक ताज पहना है और ताज के हिसाब से कोरोनल, कोरोना कम्स फ्रॉम द वर्ड क्राउन. करेक्ट. सो कोरोनल प्लेन आप आपके ताज के हिसाब से कट कर रहे हो. राइट. सो अगर आप कोरोनल प्लेन में कट कर रहे हो तो बॉडी विल डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. सामने वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हिस्सा इज कॉल्ड एज, पीछे वाला जो हिस्सा इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर. ठीक है, ए एंड पी. तो कोरोनल प्लेन विल डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज डोर्सल एंड वेंट्रल. बात करेंगे डोर्सल वेंट्रल क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, तो अपन टर्म्स में बात करेंगे. ठीक है. एक और एक्सिस है जिसको मैं बोलता हूं ट्रांसवर्स एक्सिस. मतलब ये तो एसोसिएटेड विद द हेड. अब एक ट्रांसवर्स एक्सिस है जो कंप्लीटली ट्रांसवर्स सेक्शन में जाएगा. मतलब अगर वही कंसिडर किया एक बड़ा सा रामपुरी चाकू लिया है और इस सेक्शन से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है. ठीक है. इट इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस. ठीक है. सो दिस प्लेन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेन. ट्रांसवर्स प्लेन. ठीक है. अब ट्रांसवर्स प्लेन विल आल्सो डिवाइडेड इनटू
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यहां पे जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिखा है बेटा हमने, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। ठीक है, तो तीन मेजर प्लेन्स हैं हमारे, कौन से? Sagittal plane, coronal plane and transverse plane. Sagittal plane will divide the organism into two lateral halves. Coronal plane will divide the organism into anterior, that is ventral and dorsal. ठीक है, whereas transverse plane will also divide into anterior and posterior. अब anterior posterior का मतलब क्या? anterior का मतलब आगे वाला या ऊपर वाला, posterior मतलब पीछे वाला, P posterior, P पीछे, राइट, या नीचे वाला। अब जब मैं ह्यूमंस को कंसीडर करता हूं, वी आर द ओनली ऑर्गेनिज्म जो बाइपेडल है, हम दो पैरों पर चलते हैं। बट अगर मैं कोई फोर लेग्ड ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, तो फोर लेग्ड ऑर्गेनिज्म के लिए आगे क्या पीछे क्या, राइट, ऊपर क्या नीचे क्या, टेक्निकली। सो फोर लेग्ड ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं, ये तो हम मानते हैं कि हेड इज दी हेड एंड टो, ये दो हिस्से है बॉडी के, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट हेड, आवर हेड इज ऊपर की तरफ, तो हमारा हेड एंटीरियर है और हमारा फुट पोस्टीरियर है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ फोर लेग्ड एनिमल, लेट्स से फॉर एग्जांपल डॉग, अब डॉग का हेड ऊपर थोड़ी है, राइट। सो डॉग के केस में द हेड इज आगे एंड द टेल इज पीछे, वहां पे फुट नहीं आएगा। सो देयर एंटीरियर पार्ट आगे इज एंटीरियर, पीछे इज पोस्टीरियर। बट फॉर अस ऊपर इज एंटीरियर एंड नीचे इज पोस्टीरियर। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एन ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आईज कंसिडर कर लिया, तो आंखों का कॉर्निया इज एंटीरियर एंड आंखों का रेटिना इज पोस्टीरियर। सो जनरली ह्यूमंस के केस में हम एंटीरियर पोस्टीरियर यूज करते हैं, हम डॉर्सल एंड वेंट्रल यूज नहीं करते टेक्निकली। ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल इज बेसिकली यूज्ड फॉर ऑल दोस फोर लेग्ड क्रॉलिंग और दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर अटैच्ड टू द ग्राउंड। मतलब अगर मैं डॉग को कंसिडर करूं या फिर एक कॉकरोच को कंसिडर करूं, तो कॉकरोच का वो हिस्सा, the part of the body which is in the direction of the limbs, I repeat, so what did I tell you? The part of the body which is in the direction of the limbs, ठीक है, तो इस सरफेस को बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। मतलब अगर एक कॉकरोच चल रहा है, उसके लिम्स के डायरेक्शन में जो भी इसका फ्लैट बेली रीजन आता है, दैट इज वेंट्रल। जो हम ऊपर से देखते हैं, एकदम ऊपर से देखते हैं, जैसे देखते ही मसलने का मन करता है, वो जो पार्ट है दैट इज डॉर्सल। सो आपको एक सिंपल सा जनरली एग्जाम में कंफ्यूजन होता है ना, डॉर्सल और वेंट्रल में, तो आपको एक वर्ड याद करना है, बैड। तो बैड इज बैक इज डॉर्सल। अगर एक याद करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा याद हो जाता है। ठीक है बेटा, तो बैड याद कर लो, बैक इज डॉर्सल। कोई भी चीज का हमारा भी हम इसको डॉर्सल बोल सकते हैं, बट जनरली हम यूज नहीं करते टेक्निकल मेडिकल टर्म्स। ठीक है, तो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू प्लेन्स ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मेजर टर्म्स रिलेटेड टू दी पोजीशंस। पहला तो हमने बात कर लिया एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है बेटा, एंटीरियर। ये वाला हिस्सा जो है पोस्टीरियर। सिमिलरली सामने वाला हिस्सा नाक कहां पे है, एंटीरियरली प्रेजेंट है, whereas your let's say for example, अगर मैं ये बोलूं कि nose is in the anterior region and posteriorly, अगर मैं एक occipital condyle, स्कल के छोटे छोटे बोन्स है, वो posteriorly प्रेजेंट है। ठीक है, स्कल के नीचे जिससे आप हेड को मूव कर सकते हो, वो posteriorly प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, ऑलराइट। सो एंटीरियर पोस्टीरियर समझ गया हमको। और दो वर्ड्स है, ये दो एक ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप्स में बढ़ेंगे। दिस इज वन ग्रुप। द सेकंड ग्रुप इज proximal and distal. Proximal comes from the word proximity, pass. Distal का मतलब है दूर, करेक्ट। मतलब अगर मैंने हाथ कंसिडर किया, दिस एंड मतलब ऐसे अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एरो, ये जो हिस्सा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है। अब आप ये मत समझो कि सर मैंने हाथ तो अगर पास ले लिया तो ये वाला हिस्सा भी प्रिंसिपल एक्सिस के पास आएगा। ठीक है, ये कंसिडर मत करो। ठीक है, अगर ये शोल्डर कंसिडर कर रहा हूं, हाथ को तो मैं दूर लेके जा सकता हूं, बट आई कांट मूव माय शोल्डर, राइट। सो ये वाला हिस्सा जो है, जो एंटीरियर
जो तुम्हारे लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के पास है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल एंड, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल एंड। अब इसको यूज कैसे करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल आर्म्स के बोन्स है, ठीक है, हमारे पास ह्यूमरस है, रेडियस एंड अल्ना है। सो अगर मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं, व्हेन यू रीड मेडिकल टेक्स्ट, तो आपको वो बताएंगे कि ह्यूमरस इज प्रेजेंट प्रॉक्सिमली, रेडियस अल्ना इज प्रेजेंट डिस्टली। वेरी क्लियर? सो दो ग्रुप ये होगा, एक ग्रुप ये होगा, एक ग्रुप ये होगा, ठीक है। और एक ग्रुप है बेटा जिसको, अगर ये तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, डोर्सल एंड वेंट्रल, डोर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है बेटा। इसके बाद और एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं, ये दो इजी है, या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, इजी है। ये दो चीज आप नया पढ़ रहे हो। सो द अदर वन इज कॉल्ड एज मीडियल, मीडियल एंड लैटरल, ठीक है बेटा। मीडियल, मीडियल नाम बता रहा है, मीडियल मतलब बीच में, लैटरल मतलब अवे, राइट। सो मीडियल मतलब विच इज नियर द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इन अदर वर्ड्स अगर मैं ब्रेन की बात करूं, ठीक है, ब्रेन का सेंट्रल रीजन, ब्रेन का मिड ब्रेन इज प्रेजेंट इन मीडियल। अगर ब्रेन को ऐसे कंसीडर करते हो तो ब्रेन का मिड ब्रेन इज मीडियल, ब्रेन का कॉर्टेक्स इज लैटरल, विच इज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तीन, ये चार ग्रुप्स में हमने पढ़ लिए हैं, मीडियल एंड लैटरल। लैटरल अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, मीडियल टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस को मैं लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस बोल सकता हूं, राइट। सो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी पोजीशन एंड टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशंस ऑफ द बॉडी। इतना समझा बेटा? ठीक है, ओके। Let's take up the next section now. अब still we are doing basics, correct? अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये terms explain करूंगा, ये मैंने already बता दिया है। So what is morphology? एक chapter आने वाला है आपको। Morphology क्या बेटा? मैंने अभी repeat किया था, study of external structures। तो आपको एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स पढ़ोगे, फ्लावर के अरेंजमेंट पढ़ोगे, ठीक है बेटा। और वैसे ही हम मॉर्फोलॉजी में अगर मैं फिशेस कंसिडर करूं तो फिशेस की स्केल्स कौन से टाइप में होती है, राइट, कि कैसे अरेंजमेंट होती है, दैट इज ऑल स्टडीड इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी, एना का मतलब है ब्रेक, टॉमी इज ऑल्सो टू कट। तो ये जो वर्ड आया है, ये वर्ड कैसे आया बेटा, कि आपको अगर स्टडी करना है, इफ यू हैव टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यू विल हैव टू कट दैट ऑर्गेनिज्म। सो हियर कट इज एसोसिएटेड विद डाइसेक्शन। मॉर्फोलॉजी आप ऊपर से देखकर स्टडी कर सकते हो बेटा, बट एनाटॉमी में आपको डाइसेक्ट करना पड़ेगा एक ऑर्गन को, फिर ही आप स्टडी कर सकते हो। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट इज एनाटॉमी? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और तीसरा टर्म क्या है? फिजियोलॉजी। तीसरा टर्म क्या है बेटा? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी refers to study of internal biological process। अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी को मशीन कंसिडर करूं, तो जो भी ये मशीन प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन। टेक्निकली आपका हार्ट एक मोटर है, राइट, जो जैसे आपकी बिल्डिंग में मोटर लगी हुई होती है और वो वाटर को सर्कुलेट करता है, वैसे हार्ट एक मोटर है जो थ्रू आउट दी बॉडी आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है बेटा। तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो आपको जूलॉजी में, आपको बॉटनी में तो दोनों चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जूलॉजी में आपको एनाटॉमी आएगा इन दी
जो अभी अपन चैप्टर चालू करेंगे वो एनाटॉमी वाला है, ठीक है। फिजियोलॉजी तो आएगा ही, मॉर्फोलॉजी का ऐसा कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है। अब मॉर्फोलॉजी हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कॉल्ड एज एनिमल किंगडम, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो आपको ये वीडियो लेक्चर्स बार बार सुनने पड़ेंगे, सो बिकॉज ये बेसिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो जब भी आप चीजें पढ़ोगे, व्हेन यू रीड एनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल टेक्स्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, एंड बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट वेयर यू विल हैव टू यूज एन इमेजिनेटिव पावर। आपको चीजें इमेजिन करनी पड़ेगी, अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे यू विल नॉट बी एबल टू पोर्ट्रे इट इन योर पेपर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Alright, so these were the three major sections. अब इसके साथ साथ we will also be talking about in the next class we will talk about certain important concept. तो हम बात करेंगे about stem cell, we'll talk about transport mechanism, we'll also talk about different type transport mechanism के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे with respect to what is metabolism, what are the different terms, जो छोटी छोटी आप गलतियां करते हो ना उसको बहुत अच्छे से हम पॉलिश कर लेंगे, सो दैट वी विल बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी एंड टुडेज क्लास। आई एक्सपेक्ट दैट फॉर द नेक्स्ट क्लास I will see a large number of students again, right? And in the next class we'll again continue with the basics. We'll finish up the basic and then we'll start. We will introduce the chapter. The chapter which we are introducing is again very interesting, but one of the most confusing chapter. But वही है ना कि अगर chapter confusing है और टीचर के पढ़ाने के बाद भी अगर वो confusing रहा तो टीचर की क्या वैल्यू है वहां पे, है ना? कोई रोल ही नहीं है टेक्निकली. So it is my particular job to make that chapter less confusing or without any confusion. ठीक है? So that is all for today. Thank you so much for joining. Take care of yourself. Bye bye.